मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं निशांत कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क का जो भी बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है उसको सीखने की हम इस चैप्टर में इस वीडियो में कोशिश करेंगे। और आप सभी के लिए दो न्यूज़ लेके आए हैं हम। पहला न्यूज़ तो ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट का जो नाम थ्राइव ट्यूटोरियल्स था वो चेंज होकर के इंटीग्रल एकेडमी हो गया है, ठीक है। और दूसरा आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लाइव क्लास का लिंक मैंने दे रखा है और वहाँ पे नंबर भी मैंने डाल रखा है। अगर आप लाइव क्लास भी करना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पीछे वाली जो भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर का यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और कंपोनेंट्स निकालने का यूज़ तो होगा ही। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पुली सिस्टम, फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ों का यूज़ यहाँ पे होगा। तो अगर आपने वो सारी चीज़ें स्टडी नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाएँ, टाइप करें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बाय निशांत कुमार, फ्रिक्शन बाय निशांत कुमार, वहाँ से आप सीख करके यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको वो सारी बेसिक चीज़ें आती हैं तो आप यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम हियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर 1 बच्चों, जो वर्क होता है, वर्क 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे या 9th क्लास को भूल जाओ। बेसिक वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? अगर बेसिक वर्क का डेफिनेशन देखें तो आप कोई भी काम करते हो तो कुछ रिजल्ट्स के लिए काम करते हो। टू डू समथिंग विच नीड्स फिजिकल और मेंटल एफर्ट टू अचीव समथिंग। क्या ये डेफिनेशन सही है? बिल्कुल सही है। टू डू समथिंग, कोई काम करना। टू डू समथिंग विच नीड्स फिजिकल और मेंटल एफर्ट, जिसमें फिजिकल, शारीरिक और मेंटल, मानसिक दोनों ही एफर्ट चाहिए। टू अचीव समथिंग, कुछ अचीव करने के लिए। यहां डेफिनेशन लिख देता हूं। टू डू समथिंग विच नीड्स फिजिकल और mental effort in order to achieve something. To do something which needs फिजिकल और मेंटल एफर्ट। जी हाँ, बिल्कुल, फिजिकल भी और मेंटल भी। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जा रहे हो या आप अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हो तो आप फिजिकल वर्क कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। अपने पैरों से चलते हुए अपने इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो, अपने स्कूल पे जा रहे हो। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप स्कूल में पहुंच करके, क्लास में पहुंच करके आप पढ़ाई करोगे तो वहाँ पे मेंटल एफर्ट होगा। दोनों ही काम से तुम कुछ ना कुछ रिजल्ट अचीव करोगे। यहाँ देखो, टू अचीव समथिंग लिखा हुआ है मैंने। टू अचीव समथिंग, बिल्कुल अचीव करोगे। जब आप पैर से चलते हुए जाओगे तो आपका जो भी हाउस होगा वहाँ से आपका इंस्टीट्यूट जितना भी दूरी होगा, जितना भी मीटर होगा, आप पहुँचोगे। आपने कुछ वर्क किया, कुछ आपने अचीव किया, बिल्कुल। फिर उसके बाद क्लासरूम में बैठ करके नॉलेज एक्वायर करोगे। तो अपने दिमाग में, जो तुम्हारे दिमाग में नॉलेज है उसको गेन करोगे, भरोगे। तो वहाँ पे मेंटल वर्क हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो डेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्क। तो ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन कि आप काम कर रहे हो, उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा डेट इज कॉल्ड वर्क। आपका जो आप लोग करते हो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। आप छोटे बच्चे हो, ठीक है। आप क्या करते हो? जाते हो गली मोहल्ले खेलने जाते हो, बैट लेते हो, मारते हो खटाक 6। तो जब आप घुमा करके, बल्ला घुमा करके बॉल को हिट किए तो आपके बैट ने कुछ वर्क किया बॉल के ऊपर, बिल्कुल फोर्स लगाया और बॉल हिट होकर के बाउंड्री से बाहर जाके गिरा। तो उस जगह पे आपने कुछ वर्क किया, बिल्कुल किया आपने। अपने बॉल को हिट करने के लिए बैट के थ्रू बॉल पे आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया। वहाँ पे क्या हुआ? वर्क हुआ, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन था। अब फिजिक्स में आ जाओ। फिजिक्स में क्या डेफिनेशन होता है? इन फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में होता है वर्क इज
defined as it is a scalar product of force and डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिफाइंड एज इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन को तुम लिख सकते हो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। वेयर ये जो वर्क है ये है स्केलर, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ही वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करके स्केलर निकालते हैं हम, तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अगर आपको ये नहीं मालूम चल रहा है, आप हमारे जा करके यूट्यूब पे टाइप करो वेक्टर बाय निशांत सर, और वहाँ से स्टडी कर लो पहले, तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। ये है बेसिक डेफिनेशन, ये जनरल लाइफ का डेफिनेशन है, और ये फिजिक्स का डेफिनेशन है। इसको आप पूरा नोट करें, हम इसको रब करेंगे, और फिर उसके बाद हम इस वर्क का और फोर्स डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा और डीप स्टडी करते हैं। नोट करो इसको। हमने लिखा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये चीज लिखा था हमने। ये देखो, ध्यान दो कि जब वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उससे दो चीज बनता है, एक बनता है वेक्टर और एक बनता है स्केलर। जब वेक्टर बनता है, जब ये वेक्टर बनता है, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इस वेक्टर प्रोडक्ट को ही बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट को ही बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को इतना तो मालूम ही होगा। तो उसी तरीके से जब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा, फोर्स क्या है, एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बनेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वर्क बनेगा, और वर्क क्या है, स्केलर है। तो इनको क्या बोलेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, यहाँ क्रॉस ना डाल के एक छोटा सा हम डॉट डाल देंगे, और इसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। आई होप आपको इतना तो क्लियर है, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। और जब ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो आगे क्या होगा, अभी इसको रब करके हम आपको समझाते हैं। अगर इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, वैसे तो बेसिक चीज़ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये परमानेंट इफेक्ट हो गया यार। तो बच्चों, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी है, तो जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या लिख देंगे, मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा। ये आ गया हमारा बेसिक वर्क का डेफिनेशन, मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा। ये होता है वर्क निकालने का डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉल को हिट किया, ये है एक हमारे पास छोटा सा बॉल। इस बॉल को हमने कुछ एंगल पे हिट किया, और हॉरिजॉन्टल से वो एंगल है सपोज 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री पे इस बॉल को मैंने हिट किया था, और जो फोर्स लगा है वो फोर्स लगा है सपोज 10 न्यूटन, और ये बॉल चलते चलते आगे यहाँ पे आ गया सपोज, और यहाँ आया, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया, मैंने ले लिया 5 मीटर, ले लो 5 मीटर के दूरी पे ये बॉल आगे गिरा है।
तो कह रहा है फाइंड द वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, इस फोर्स के थ्रू कितना वर्क किया गया ये फाइंड आउट करें। तो अगर इस केस में देखो तुम, तो वर्क डन इज इक्वल टू मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा, एफ इज फोर्स, डी इज डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा जो एंगल ये है वो, फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और जो वर्क डन निकलेगा वो वर्क डन इज इक्वल टू 25√2, और इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स के यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, और थीटा का तो कोई यूनिट ही नहीं होगा। तो वर्क इज इक्वल टू 25√2 न्यूटन मीटर। और यही जो न्यूटन मीटर होता है ना, न्यूटन मीटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल बोलते हैं। तो जो वर्क डन हो गया वो 25√2 जूल आ गया, छापो, इतना वर्क डन निकल गया इस केस में। अब देखते हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, हेडिंग बना लो, डायमेंशन ऑफ वर्क। वर्क निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क का डायमेंशन किसी न किसी तरीके से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन से रिलेटेड है। एक कॉस थीटा तो वैसे ही गायब हो जाएगा, कोई डायमेंशन ले सही है। कोई भी कांस्टेंट टर्म डायमेंशन लेस होता है, उसका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। कॉस थीटा डायमेंशन लेस है। तो यहां से अगर तुम निकालोगे वर्क का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हो गया l। तो वर्क का डायमेंशन क्या हो गया, ml2t-2, ये आ गया वर्क का डायमेंशन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके छाप लो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने एक बॉल का एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को फिर से उठाते हैं। ये फोर्स लगा है F और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो भी D डिस्प्लेसमेंट मान लो, ये बॉल यहां पहुंच गया, एंगल थीटा बोल दो। इस केस में क्या करो तुम, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स निकाल लो। तो एक कंपोनेंट्स अपना ये होगा और एक कंपोनेंट्स ये होगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे F cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो गया F sin थीटा। अगर ये sin थीटा cos थीटा कैसे आ रहा है मालूम नहीं चला तो वेक्टर तुम्हें समझना पड़ेगा। मैंने पहले ही कह दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इन सब में तो वेक्टर का जबरदस्त यूज है। देखो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, फोर्स भी हॉरिजॉन्टल ही लग रहा है, ठीक है। तो वर्क का डेफिनेशन क्या निकल के आएगा, वर्क का डेफिनेशन निकल के आएगा, इट इज, या ऐसे लिख लो, वर्क इज इक्वल टू, यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स, वर्क का डेफिनेशन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में फोर्स कितना लग रहा है, F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है D, ये आ गया। यहां से अगर तुम वर्क का डेफिनेशन निकालो तो लिख सकते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड force in the direction of displacement। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। F cos थीटा इंटू डी, अभी तक तुम F डॉट डी देख रहे थे, F d cos थीटा देख रहे थे, यहां पे आ गया F cos थीटा इंटू डी। जैसे मान लो
एफ डी कॉस थीटा है, तो ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगा, 1/√2, 4/3, कुछ भी इसकी वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू को तुम फेरबदल तो कर सकते हो ना, लेफ्ट में ले जा सकते हो, राइट में लिख सकते हो। वही मैंने किया, एफ कॉस थीटा इंटू डी लिख दिया, ठीक है। इस कॉस थीटा को एफ और डी के बीच में घुसेड़ दिया मैंने, एफ कॉस थीटा इंटू डी हो गया। तो लिख सकते हो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये देख लो, फोर्स एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ठीक है। ये छाप लो। और दूसरा एक और देखते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और वही एग्जाम्पल फिर से बनाते हैं। आ जाओ, ये है एक बॉल, इसको मैंने एफ फोर्स से हिट किया, ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा बनाए हुए हैं और यहाँ तक जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो डिस्टेंस है डी। क्या ये जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डी, इसके दो कंपोनेंट्स हम निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। एक कंपोनेंट देखो ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ये वाला थीटा से जुड़ा हुआ है तो ये होगा डी कॉस थीटा, जो थीटा से जुड़ा नहीं है वो होगा डी साइन थीटा। हमेशा ध्यान रखना, अगर कॉस थीटा और साइन थीटा में तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो जो थीटा से जो लाइन जुड़ा हुआ है उस जुड़े हुए लाइन को कॉस थीटा बोल दो और जो थीटा से जुड़ा नहीं है उसको बोल दो साइन थीटा, काम हो जाएगा। एक काम चलाऊ मेथड है। तो अब की बार देखो, अब की बार डिस्प्लेसमेंट, जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इसको मैंने रिजॉल्व करके फोर्स के डायरेक्शन में कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकते हैं हम, एफ इंटू डी कॉस थीटा। ये आ गया एक हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब बच्चों एफ इंटू डी कॉस थीटा, तो यहां से डेफिनेशन हम लिख सकते हैं वर्क का कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in the direction of force. It is defined as the product of force and displacement in the direction of force. डिस्प्लेसमेंट को हम फोर्स के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे बताया ना, इस थीटा को फेरबदल कर सकते हो। तो एक बार एफ कॉस थीटा इंटू डी लिख दिया, एक बार एफ इंटू डी कॉस थीटा लिख दिया, बात बराबर है। और दो अलग अलग फोर्स के डेफिनेशंस बन के आ गए। ये ध्यान रखना कि जो वर्क निकलेगा ना, वो वर्क हमेशा फोर्स के कोरिस्पॉन्डिंग निकलेगा। अगर फोर्स दिया नहीं है ना तो वहां पे वर्क का ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है, वेलोसिटी आ जाएगा वहां पे, जो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में तुमको बताएंगे, ठीक है। दैट इज समथिंग लाइक डिफरेंट थिंग, मतलब वर्क का ही कॉन्सेप्ट होगा वो, लेकिन जो तुमसे वर्क पूछेगा ना वो किसी न किसी फोर्स के कोरिस्पॉन्डिंग पूछेगा। फ्रिक्शनल फोर्स से पूछ देगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया होगा इस टाइप का, ये फोर्स चाचा दिया है, ये इससे पूछ सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स का पूछ देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ देगा, स्प्रिंग फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी टाइप का, मतलब एनर्जी भी आ जाएगा इसमें, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो इस टाइप का तुमको कुछ ना कुछ फोर्स दिया रहेगा, तब वर्क निकालने का पूछेगा, ठीक है। क्योंकि वर्क का डेफिनेशन होता है एफ डी कॉस थीटा, फोर्स दिया रहेगा तुमको, ठीक है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और जब फोर्स नहीं दिया रहेगा तब क्या होगा, तब वर्क निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उस केस में डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, एक्सेलरेशन दिया होगा, वेलोसिटी दिया होगा, तब जाकर निकलेगा। क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। वो थोड़ा सा अपर लेवल की चीज़ है, नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप हो जाएगा वो, ठीक है। इसको छाप लो पूरा, मैं इसको रब करके अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे पास ये एक ग्राउंड दिया हुआ है, इस ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एम मास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट पे मैं एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा रहा हूँ और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है राइटवर्ड हो रही है
और कुछ देर के बाद ये ब्लॉक घुसक करके यहाँ पे आ जाएगा, मास इसका इतना ही रह जाएगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ सपोज अपना प्यारा सा 5 मीटर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या होगा, मैं केस 1 ले रहा हूँ, केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो एफ डॉट डी है, जब एफ डॉट डी है तो इसको जब डॉट को रिमूव करोगे तो एफ डी कॉस थीटा होगा, और वो जो कॉस थीटा आएगा ना वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। ठीक है, थीटा 0 डिग्री मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे चल रहा पैरेलल, थीटा 0। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में पैरेलल है। ये देखो फोर्स राइटवर्ड मूव कर रहा है, एकदम हॉरिजॉन्टल है, कोई एंगल पे नहीं है, और ये बॉडी जो है इस फोर्स की वजह से राइटवर्ड मूव करेगा। फोर्स राइटवर्ड, बॉडी की मूवमेंट राइटवर्ड, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो जब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ये है एफ डी कॉस थीटा। थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही 0 लिख दे रहा हूँ मैं, 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना होता है, ये कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो वर्क डन कितना आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्रॉस प्रोडक्ट मत समझ आना, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, केस 2 ले रहा हूं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हो जाएगा ऐसे। क्या ये पॉसिबल है, क्या इस केस में पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है भाई। किसी ऑब्जेक्ट को तुम पुल करके राइटवर्ड ले करके जाओगे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड ही तो होगी। हाँ सही बात है, लेकिन इस केस में भी पॉसिबल है। कैसे है, ध्यान से देखो, ये जो ब्लॉक आगे मूव करेगा तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगेगा, स्मॉल एफ, फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहां पे ये फाइंड आउट करना है कि वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ये आ गया वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस 180 डिग्री। ठीक है, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो माइनस ऑफ एफ इंटू डी आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया, माइनस ऑफ एफ इंटू डी, माइनस आ गया। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कहाँ गया, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ओपोजिट हैं। ठीक है, क्लियर है इतना, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब एंगल 180 डिग्री हो जाएगा तो एंगल 180 का मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल है। ये देख लो, मैं दिखा रहा हूँ तुमको, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में राइटवर्ड लेफ्टवर्ड लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड आ जाएगा, मेरे राइटवर्ड, तुम्हारे नहीं। फोर्स लेफ्टवर्ड, डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना, 180 डिग्री। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको मिटा करके एक थर्ड केस देखते हैं अब। तो बच्चों केस 3 लेते हैं हम, केस 3। केस 3 में क्या होगा कि मान लो वैसे ही सेम बनाते हैं, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एफ फोर्स से खींचा तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर के इस पॉइंट पे आ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट का मास m और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वो d है। ठीक है, तो इस केस में कह रहा है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी।
ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो, बात बराबर है। मैंने तुमसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वर्क डन फोर्स के कोरिस्पोंडिंग होगा। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट की अगर बात करें हम, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड हो रहा है, फोर्स राइटवर्ड लग रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिस्प्लेस हो रहा है, और इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है, mg। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालोगे तो फोर्स है mg इंटू डिस्प्लेसमेंट है d इंटू cos 90, और cos 90 कितना होता है 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा 0। देखो प्रूफ कर दिया मैंने। और वैसे तुम लॉजिकल भी सोच सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करने में वर्क डन देखना है, तो इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए सिर्फ ये एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है कैपिटल F, ये रिस्पॉन्सिबल है, और जो ग्रेविटी लग रहा है वो तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। ग्रेविटी कब रिस्पॉन्सिबल है अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये क्या है, एक कुल्ली है, ये चल रहा है, और इसने अपने हाथ पे, अपने सर पे एक बक्सा ले लिया, डब्बा ले लिया, जो भी लिया है उसने अपने हाथ, अपने सर पे ले लिया। ऐसे थोड़ा सा बढ़िया सुंदर बना देते हैं, बड़ा सा कुछ सामान ले लिया। तो ये कुल्ली राइटवर्ड मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी राइटवर्ड होगी, ठीक है, राइटवर्ड मूव करेगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, नीचे कुल्ली का मास m है तो नीचे mg लगेगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया 0 हो गया। बट वर्क डन बाय कुल्ली इज नॉट इक्वल टू 0। ये W है, स्टाइलिश हूं मैं, थोड़ा स्टाइलिश लिखता हूं, समझ जाना। देखो बच्चों, ये वर्क डन बाय कुल्ली है, ठीक है, तो वर्क डन बाय कुल्ली इज नॉट इक्वल टू 0। कुल्ली तो काम कर रहा है, ये अपना बक्सा लेके जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे जा रहा है, लेकिन जो mg है ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। बड़ी गहराई वाली बात है, ये समझ जाओ इतना। अगर इतना समझ जाओगे ना, मतलब सोच लो कि तुम वर्क एनर्जी में कुछ ना कुछ सीख गए। फिर चलो आ जाओ, मैं इसको रब कर रहा हूं मैं, और एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे ग्रेविटी वर्क कर रहा है। अभी तो तुम सोच लो कि सर ऐसा बात है ग्रेविटी वर्क नहीं कर रहा है, देख लो ग्रेविटी भी वर्क करता है। मैं क्या कर रहा हूं, एक मैंने प्लेन ले लिया, इंक्लाइंड प्लेन, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे टॉप पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, स्मॉल m का ब्लॉक, ठीक है, और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, कितना ले लूं, 37 लेता हूं, प्यारा सा छोटा सा एंगल 37 डिग्री। ये ब्लॉक है, ये एम हटा दो यार, ये 5 kg ले लो, 5 kg, 5 kg का ब्लॉक है, 37 डिग्री का एंगल है। कह रहा है कि जब ये ब्लॉक स्लाइड करेगा तो स्लाइड करके यहां पे आ जाएगा, तो किस फोर्स की वजह से स्लाइड करेगा ये फाइंड आउट करना है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो कैपिटल L दिया हुआ है, तो पहला बात फाइंड आउट करो किस फोर्स की वजह से स्लाइड करेगा। दूसरा बात, जिस भी फोर्स की वजह से स्लाइड करेगा उस फोर्स का वर्क कितना होगा इसको स्लाइड करने में। आ जाओ देखते हैं। ये 5 kg का ब्लॉक नीचे mg एक्ट करेगा और इस तरफ एक्ट करेगा mg साइन थीटा। यही एक ऐसा फोर्स होगा जो इसको डाउनवर्ड लेकर के जाएगा। अभी क्या करेंगे हम, पहला नंबर क्वेश्चन था कि कौन सी फोर्स की वजह से स्लाइड करेगा, तो mg साइन थीटा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्लाइड करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट ही तो है mg साइन थीटा, उसी की वजह से स्लाइड करेगा। अच्छी बात है। तो अब वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन है, mg साइन थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट
L दिया हुआ है इनटू दोनों के बीच में एंगल कितना है। देखो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एंगल कितना है cos 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1। अब ये हो गया mgl sin थीटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया mgl sin थीटा। ये ध्यान रखना इतना वर्क होगा। ये वीडियो को पॉज करके छाप लो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसको रब कर रहा हूं मैं। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो जेईई मेंस 2004 में आया है। एक क्वेश्चन है अ फोर्स F इज इक्वल टू 5I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप न्यूटन, ओके, इज अप्लाइड over a particle which displaces it, over a particle which displaces it from its origin to the point, from origin to point vector r is equal to 2I cap minus j cap. The work done on the particle is, the work done on the particle is option number A 10 joule, option number B 7 joule, option number C minus 7 joule, and option number D is 13 joule. ये जेईई मेंस 2004 का क्वेश्चन है। जरा वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, क्या तुमसे सॉल्व हो पाता है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो लगाओ, थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं लगा सकते हो तो आई एम ऑलवेज विद यू। अच्छा मैं सॉल्व करता हूं। क्या करना है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। फोर्स कितना दिया हुआ है 5I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप डॉट D की जगह पे यहाँ पे R दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, R ही ले लो, यहाँ पे F डॉट R ले लो, डिस्प्लेसमेंट डॉट 2I कैप माइनस J कैप, इतना दिया हुआ है। बता दो भाई कितना होगा। डॉट प्रोडक्ट आता है, नहीं आता है तो सीख लो जाके, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। I का I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 2 10I कैप डॉट I कैप, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू 1 3 J कैप डॉट J कैप, अब प्लस यहाँ पे K कैप है, यहाँ K कैप है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया, I कैप डॉट I कैप हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू J कैप डॉट J कैप हो जाएगा 1, तो ये वर्क आ गया 7 जूल। 7 जूल आंसर निकल गया बच्चों, ठीक है। देख लो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट, 7 जूल इज करेक्ट ऑप्शन। बड़ा आसान क्वेश्चन, लल्लू सा क्वेश्चन, एकदम लल्लू बना रहा है। जेईई मेंस में क्वेश्चन दे कैसे क्वेश्चन होता है। ये छाप लो इसको, अभी मैं मिटा करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। बच्चों जो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये एक ग्राफ बना दिया और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया एक, ठीक है, ऐसे लाइन है, ये पॉइंट है। ये ग्राफ जो है वो फोर्स न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट
मीटर में फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। ये पॉइंट है 8 और ये पॉइंट है 10, 8 न्यूटन 10 न्यूटन, और ये है 5 मीटर। कह रहा है कि फाइंड वर्क डन। सिर्फ वर्क डन पूछ दिया और कुछ नहीं पूछा हुआ है, सिर्फ वर्क डन पूछ दिया तुमसे और कुछ दिया भी नहीं है, बस एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना दिया और वर्क डन पूछ दिया। क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो आओ सीखते हैं। तुम क्या करो कि सिंपल देख लो, जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। वर्क डन जो होगा वो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। इस कर्व का एरिया निकाल लो। क्या करो, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो, ये पॉइंट हो गया 8, ये पॉइंट हो गया 10, इसको ए बोलो, बी सी डी ओ। देख लो, एक ट्रायंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ये ट्रायंगल ए बी सी, रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, डेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना निकल जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया हुआ है? 5, यहाँ से यहाँ तक 5 है। 5 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है? 8 से 10 2, ये 2 से 2 मर जाएगा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। बेस इंटू हाइट कर दो, ये है 5, ये है कितना 8, तो 5 इंटू 8 हो गया 40, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, अब 5 45 जूल। ये कैलकुलेशन तो देख लेना, मैं बस तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो, कैलकुलेशन अपना समझते रहना, ठीक है? इतना छाप लो पूरा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, a variable force F is equal to x² / 2 acts on a body. The force displaces the body from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter. Find the work done by the force. इस फोर्स के थ्रू वर्क डन बताएं। देखो बच्चों, समझो, अभी तक मैंने जो भी एग्जांपल्स तुम्हें बताए थे या जो भी कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया था, वो सब के सब कॉन्सेप्ट कांस्टेंट फोर्स के लिए था। फोर्स की वैल्यू वहाँ पे दी थी 10 न्यूटन 5 न्यूटन जो भी था XYZ, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल फोर्स आ गया x²/2। जब वेरिएबल फोर्स आएगा तो हमें कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो आओ यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता है तो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो जा करके देख लो, टाइप करो गूगल पे, यूट्यूब पे टाइप करो कि बेसिक मैथमेटिक्स बाय निशांत सर, जा करके वहाँ से देख लो और फिर यहाँ से कंटिन्यू करो। अगर आता है तो अच्छी बात है। f इज इक्वल टू x² / 2 दिया है एंड x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू कितना है 5 मीटर दिया हुआ, ठीक है। अगर हमें वर्क डन निकालना है तो f डॉट dx करना पड़ेगा। x वेरिएबल है ना, x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 5, तो x में चेंज हो रहा है तो उसको dx ले लिया मैंने, इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कहाँ से क्या हो, कहाँ तक होगा, कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 से लेकर 5 तक दिया है। लिमिट्स पुट कर दो, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 5 तक। अब देखो फोर्स कितना दिया है, x² / 2 dx, इंटीग्रेशन 0 से 5,
यहाँ से 1/2 को बाहर निकाल दो और इसको एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो x³/3 हो जाएगा, 0 से लेकर के 5 तक। ये बाहर चला जाएगा, 1/6 हो जाएगा और x³ के जगह पे 5 का क्यूब रख दो, -0 का क्यूब रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 25 125/6। वर्क डन इज इक्वल टू 125/6 जूल। आपसे फोर्स कांस्टेंट करके भी पूछ सकता है, फोर्स वेरिएबल करके भी पूछ सकता है, इसलिए आप हर तरह के क्वेश्चन ध्यान रखो। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी मैंने बताया है, यहाँ भी बता रहा हूँ कि फुल A to Z कंसेप्ट प्रोवाइड करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पटना, कोटा, दिल्ली कहीं पढ़ रहे हैं और वहाँ पे कोई चीज़ पढ़ा दी गई है, यहाँ पे ना पढ़ाई गई हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। मैं पूरी की पूरी सिलेबस कंप्लीट करूंगा तुम्हारे इस वीडियो में, और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि हर बच्चा, जो गरीब से गरीब बच्चा है, जो गांव में रहता है, जिसके पास दिल्ली, कोटा जाने के पैसे नहीं है, जो कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहा हो, उसके लिए ये सारे वीडियोज़ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नहीं है, कोई पैसा इसका नहीं लग रहा है। आप यहाँ से आके नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं अगर आप सीरियस हैं। पूरे के पूरे वीडियोस को देखो, उसके बाद जो तुमको बुक मिल रहा हो, HC वर्मा हो, DC पांडे हो, या किसी इंस्टीट्यूट की पैकेज हो, उठा करके प्रैक्टिस करो उसको। पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन तुम्हारा JEE और नीट में बनेगा, इसका गारंटी ठोक के दे रहा हूँ। ठीक है, चलो इस पूरे के पूरे को नोट कर लो। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अब। एक फोर्स दिया है, एक दूसरा एग्जाम्पल है, फोर्स इज इक्वल टू 2xi कैप माइनस yj कैप। एक ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स लगा, उसका डिस्प्लेसमेंट d1 इज इक्वल टू 1,2, 2, d2 इज इक्वल टू 3,4। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, फाइंड वर्क डन कितना होगा। वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करके बनाओ, अगर नहीं बन रहा है तो आ जाओ, मैं सिखाता हूँ, सीख लो। फोर्स F इज इक्वल टू 2xi कैप माइनस yj कैप। वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट dx इंटीग्रेशन। वेरिएबल फोर्स से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि x भी है, y भी है। इसके पहले वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था, वहां पे F इज इक्वल टू x²/2 था, सिर्फ x था, y नहीं था उसमें। यहाँ x भी है, y भी है, तो सिर्फ dx लिखोगे तो पक्षपात होगा। ये y वाला जाकर के FIR दर्ज कर देगा तुम पे कि भाई हमको काहे छोड़ दिया। और अगर यहाँ पे f डॉट dy लिख देते हैं, मान लो यहाँ पे f डॉट dy लिख देते हैं, तो ये x वाला जाके केस कर देगा, तुम पे FIR दर्ज करेगा। तो इस केस में करे क्या कि ना तो हम dx लिखेंगे, ना तो हम dy लिखेंगे, एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट dr लिख देते हैं। इस dr का रिलेशन ना तो इस x से है ना इस y से है। ठीक है, इधर कोने में देख लो, r जो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मान लिया मैंने, वो है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक है, अगर इसको इंटीग्रेट कर दें हम, डिफरेंशिएट कर दें dr, तो वो क्या हो जाएगा, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेप डालो। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2xi कैप माइनस yj कैप डॉट, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है ना, डॉट डॉट, dr के जगह पे ये वाला पूरी की पूरी वैल्यू डाल दो। यहाँ पे डालो dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट लगा देना है, बहुत आसान है। i वाले को i के साथ डॉट कर दो, j वाले को j के साथ डॉट कर दो, अब के हैया नहीं है तो के 0 हो जाएगा। तो होगा क्या, 2x dxi कैप डॉट i कैप प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, यहाँ माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस y dyj कैप डॉट j कैप, यहाँ के कैप है, यहाँ के कैप नहीं है तो प्लस 0 हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देना है।
अब इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट होगा? सबसे पहले क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। 2x dx को अलग कर दो, माइनस y dy को अलग कर दो। आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। जे कैप डॉट जे कैप भी 1 हो जाएगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करें, यही प्रॉब्लम है। देखो बच्चों, ये 1,2 है, इस 1 को हम मान लेंगे x1, इस 2 को मान लेंगे y1, और इस 3 को मान लेंगे x2, और इस 4 को मान लेंगे y2। तो जो x का टर्म है उसमें x वाली लिमिट पुट करोगे, x1 से लेकर के x2, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। जो y वाली टर्म है उसमें y वाली पुट करो, y1 से लेकर के y2, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट हो जाएगा। तो ये पुट करोगे जब तुम, तो हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाहर निकाल दो, x dx, लिमिट कहाँ से कहाँ, x1 से लेकर के x2, मतलब 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y dy, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक, 2 से लेकर के 4 तक आ जाएगा। अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम करते क्या है, इस चीज़ को सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। वैसे तो सॉल्व करने के लिए कुछ बचा नहीं, इंटीग्रेशन का खेल है अब, लेकिन फिर भी कर देते, क्या पता तुम रोने लगो। x²/2, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 3 तक, माइनस y²/2, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक, ये से ये मर जाएगा, और x² की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये बाहर आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 9 में से घट जाएगा 8, डेट इज इक्वल टू 8 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 16, और 16 में से 4 घट जाएगा 12, अब 12 में 2 से डिवाइड कर दोगे तो 6 हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब जो हमारे पास वर्क डन आया वो 2 जूल आया। देख लेना, कैलकुलेशन तुम अपने ढंग से देख लेना, मैं थोड़ा जल्दबाजी में कैलकुलेट कर देता हूँ, कोई मिस्टेक होगा तो देख लेना, माफ़ कर देना, ठीक है। वैसे मिस्टेक कोई है नहीं इसमें। x dx y dy, इसको इंटीग्रेशन में लिमिट देख लेना, 1 से लेकर के 3 तक, 2 से लेकर के 4 तक, ये लिमिट देख लेना, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ समझ लेना, x1 y1 x2 y2 होगा ये। अगर k का टर्म यहाँ पे दिया होता कुछ, तो यहाँ पे लिमिट्स में 1 2 3 के 2 के बाद कुछ और दिया होता, तो वो x3 हो जाता है यहाँ पे, सॉरी x1 y1 z1 हो जाता है यहाँ पे, और z2 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया है। आज के लिए इतना बहुत है, इतना आप बढ़िया से नोट कर ले। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को घुमा फिरा करके लिखो, देख लो, पढ़ लो, और नोट करते हुए पढ़ो, ठीक है। ये जो अपना नोट्स बनाओगे ना, वही एग्जाम में काम आएगा। दूसरे किसी का नोट्स, किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स, कोई बुक काम नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम में जब एग्जाम का समय आएगा ना, तो उस टाइम में तुम्हें जल्दबाजी होगी समझने की, जल्दी में रिवीजन करना चाहोगे तुम, और जल्दी में रिवीजन में फंस जाओगे। और अपना नोट्स अगर बनाए रहोगे तो बहुत अच्छे से रिवीजन कर लोगे, ठीक है। अपना नोट्स बना करके पढ़ो। आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट।